प्रिय भैया बहनों, कक्षा 10 के लिए मैं रमेश यादव, हिंदी मीडियम में फिजिक्स में टॉपिक है स्फेरिकल मिरर, जिसे गोली दर्पण कहते हैं। ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने प्रकाश की परिभाषा और परावर्तन के नियम, परावर्तन क्या है, इसकी घटना समझाए थे। आइए इस टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे स्फेरिकल मिरर के विषय में। गोलीय दर्पण, यही से आपकी अपनी हेडिंग पढ़ना है। तो बहुत सरल परिभाषा इसकी है गोलीय दर्पण की। जैसा कि यहाँ पे हेडिंग लिखा गया परिभाषा सब स्टार्ट करते हैं। आसानी से आप इसे नोट करेंगे और नोट्स में आपको परिभाषा दी गई है, विद्यालय से आप प्राप्त भी कर सकते हैं इस नोट्स को। तो देखिए, एक कांच का खोखला गोला आपके सामने, गोलीय दर्पण का डिफिनेशन है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण के डिफिनेशन देखिए, कांच का खोखला गोला है, यानी ये पारदर्शी नहीं है बल्कि खोखला है, इसके आर पार दिखाई देता है। इस कांच के खोखले गोले को हम बीचों बीच ऐसे दो भागों में काटते हैं। जब इसे दो भागों में बीचों बीच काटते हैं तो आपके सामने ऐसे दो दृश्य दिखाई देंगे, जो कि यहाँ दिखाई दे रहा था। तो देखिए, इसके दो भाग हो जाएंगे, एक ऐसे इधर हो जाएगा और दूसरा भाग काटेंगे इधर से। अब दोनों को ज्वाइंट कर दिया जाए तो पूरा ये कांच का खोखला गोला बन जाएगा। तो अब ये दर्पण नहीं है, केवल ये कांच के खोखले गोले के कटा हुआ भाग है। तो जब ये कटा हुआ भाग है तो कटे हुए भाग में हमें दो पार्ट मिलते हैं। जब कांच के खोखले गोले को दो भागों में काटते हैं, इसके दो भाग मिलते हैं। देखिएगा, इसे कांच के खोखले गोले को काटते हुए एक कटोरे जैसा देखिए, सामने कटोरा है। इस कटोरे में देखेंगे कि एक अंदर का ये दबा हुआ भाग मिलता है और एक बाहर का ये उभरा हुआ भाग मिलता है। बाहर देखेंगे तो पूरा उभरा हुआ नजर आएगा आपको, और अंदर इसके देखेंगे तो दबा हुआ भाग। ऐसे दोनों कटोरे को सटा दिया जाए, पूरा गोला बन जाएगा। यही गोलीय दर्पण का एक उदाहरण है जो आपको दिखाया गया चित्र के माध्यम से। अब देखिए, जब तक इसे पॉलिश नहीं करेंगे परावर्तन के नियम से, इसे जब पॉलिश करते हैं तब यह दर्पण बनता है। तो जब इसके उभरे हुए भाग में पॉलिश करते हैं ऐसे इस तरीके से, उभरा हुआ भाग का मतलब है ये बाहरी भाग। जब इसके उभरे हुए भाग में पॉलिश करते हैं तो ये अवतल दर्पण बन जाता है, अवतल दर्पण। और जब इसके दबे हुए भाग पे हम अंदर वाले भाग पे पॉलिश करते हैं, ये वाला भाग परावर्तक का काम करता है। तो देखिए, इसके अंदर वाले भाग पे हमने दबे हुए भाग पे पॉलिश किया है ऐसे, तो इस तरीके से बन जाता है आपका उत्तल दर्पण। तो इस प्रकार गोलीय दर्पण की परिभाषा निकल के आती है कि जब किसी कांच के खोखले गोले को, जब किसी कांच के खोखले गोले को दो बराबर भागों में काटकर उसके किसी एक भाग पर पॉलिश कर दिया जाए। पॉलिश करके लेड, या लेड जो करते हैं वो लेड ऑक्साइड का पदार्थ आता है, उसे करते हैं। पॉलिश कर दिया जाए तो दूसरा भाग परावर्तक तल का कार्य करता है। इस प्रकार बने समायोजन को गोलीय दर्पण कहते हैं। यही इसकी परिभाषा है। इसे देख लीजिए, जब किसी कांच के खोखले गोले के, देखो कांच का खोखला गोला है, जब किसी कांच के खोखले गोले को दो बराबर भागों में काटकर उसके किसी एक भाग पर पॉलिश कर दिया जाए। इसका मतलब है कि एक दबा हुआ भाग होगा इसका और एक उभरा हुआ भाग। तो अगर उभरे हुए भाग पे पॉलिश कर देंगे तो यह अवतल दर्पण बन जाएगा, और दबे हुए भाग पे पॉलिश कर देंगे तो उत्तल दर्पण बन जाएगा। तो वही यहाँ लिखा गया है कि उसके किसी एक भाग पर पॉलिश कर दिया जाए तो दूसरा भाग जो बचता है वो परावर्तक तल का कार्य करता है। परावर्तक तल का मतलब जिस भाग से परावर्तन की क्रिया होती है वही परावर्तक तल कहलाता है। तो चूंकि दर्पणों से ही परावर्तन की क्रिया होती है, यहाँ पे हम लोग गोलीय दर्पण पढ़ रहे हैं, समतल दर्पण आप में नहीं है, तो गोलीय दर्पण के ही उदाहरण आपको पढ़ना है। तो दूसरा भाग परावर्तक
तल का कार्य करता है। इस प्रकार बने समायोजन जो सामने समायोजन बन रहा है, ये पूरी प्रक्रिया जो आपके सामने बन रही है, यही गोली दर्पण का परिभाषा है। अब यह गोली दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी गया है, थोड़ा सा आपको जानना है। तो पहला इसमें है अवतल दर्पण, यानी गोली दर्पण पॉलिश के आधार पर दो प्रकार का होता है। जब इसे कलई करते हैं, पॉलिश दो प्रकार से करते हैं, एक बार उभरे हुए भाग पे करते हैं, एक बार दबे हुए भाग पे करते हैं। तो इस प्रकार गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। तो देखिए अवतल दर्पण की परिभाषा बहुत ही सरल है कि जिस कांच के खोखले गोले पे, यानी जिस गोली पृष्ठ के उभरे हुए भाग पर पॉलिश करते हैं और अंदर वाला जो भाग बचता है परावर्तक तल का कार्य करता है, ऐसे समायोजन को आप कहते हैं अवतल दर्पण। यानी आपके सामने एक हल्का चित्र और ला रहे हैं बढ़िया समझने के लिए। देखिए एक आपका पृष्ठ दिखाई दे रहा है कांच का कटा हुआ भाग, इसके उभरे हुए भाग पे हमने ऐसे पॉलिश कर दिया। इस तरीके से उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दिया तो अंदर वाला भाग जो बचेगा वो किसका काम करेगा? परावर्तक तल का काम करेगा। यानी इसी भाग अंदर वाले भाग से कोई किरण अगर आएगी ऐसे लौट के जाएगी, इसी भाग से परावर्तन की क्रिया होगी क्योंकि पीछे पॉलिश किया गया है। ये हो गया आपका अवतल दर्पण। और नोट्स में आपके इसकी डेफिनेशन लिखे गए, विद्यालय से आप प्राप्त कर लीजिए। एडमिशन करा के इसकी आप प्राप्त कर लेंगे तो आपको नोट्स भी मिलता जाएगा, वीडियो में आपको इसका क्लियर होता जाएगा। तो देखिए दूसरा इसका है उत्तल दर्पण। दूसरा भाग इसका होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का मतलब है कि जिस कांच के खोखले गोले के, देखिए ध्यान से, जिस कांच के खोखले गोले के पृष्ठ के दबे हुए भाग पर पॉलिश होता है, यानी अंदर वाले भाग पर ऐसे हमने पॉलिश कर दिया। यहाँ तो भरे हुए भाग पे पॉलिश था, यहाँ पर दबे हुए भाग पे। इसका उभरा हुआ भाग किसका काम करेगा? परावर्तक तल का काम करेगा। तो इस प्रकार बने समायोजन को कौन सा दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण। यानी जिस गोली पृष्ठ के दबे हुए भाग पे पॉलिश होगा वह उत्तल दर्पण होगा, और जिस गोली पृष्ठ के उभरे हुए भाग पर पॉलिश होगा वो आपका अवतल दर्पण होगा। ये इसकी सामान्य परिभाषाएं हैं। अब इसमें जो विशेष में प्रमुख बात है वो इन दर्पण जो आपके सामने बने हुए हैं, इसमें कुछ विशेष बातें होती हैं, उन्हें जानना आपको आवश्यक है। अगर वो बातें आप जान जाएंगे तो गोली दर्पण का आप एक अच्छे जानकार होंगे। इससे संबंधित जितनी भी बातें आपको आएंगी, जो मेल कराता है, आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो देखिए मेन जानना जरूरी है गोली दर्पण, जो नेक्स्ट बातें हम बताने चल रहे हैं। ये तो इसकी सामान्य डिफिनेशन थी, सामान्य परिभाषा थी, और आपको चित्र के माध्यम से दिखाया गया। आइए हेडिंग लिखते हैं, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हेडिंग लिखते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा है। आप लोग भी नोट कर लीजिए, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। अब देखिए इसमें कई परिभाषाएं आपके सामने आएंगी गोली दर्पण से संबंधित, उन्हीं को जानना आवश्यक है। तो हम यहाँ पर एक गोली अवतल दर्पण लेके उसी उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। एक आपके सामने गोली अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण इसलिए है कि इसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश। अब इसमें पहला डिफिनेशन आपको जानना है दर्पण का द्वारक, यानी दर्पण का द्वारक क्या है ये जानना आवश्यक है। कहां पर होता है इसे पहचानना आवश्यक है। तो देखिए इस गोली दर्पण के जितने भाग पर पॉलिश होता है, तो देखिए इस गोली दर्पण की जो सीमा है वो M1 से M2 तक इसकी बाउंड्री है। इतना बड़ा ये पार्ट है, इसके टोटल भाग पे देखिए पॉलिश है। तो टोटल भाग पे पॉलिश है, तो ये टोटल भाग इसका आपका जो कहलाएगा ये द्वारक कहलाएगा। जैसे मकान में देखिए मकान होता है, उसकी दीवारें होती है, उसका जो जहाँ से आपका दरवाजा खुलता है उसको द्वारक कहते हैं। तो वैसे इसमें भी है कि जितने भाग इसके पॉलिश करेंगे वही पूरे भाग को हम बोलते हैं क्या? दर्पण का द्वारक। आइए बात करते हैं दूसरी परिभाषा किसकी? दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव, आइए इसे पहचानते हैं। किसी भी गोली दर्पण के मध्य बिंदु, किसी भी गोली दर्पण के मध्य बिंदु को, यानी इसका बाउंड्री जो परिसीमा है, जितना बड़ा इसका द्वारक है, इसका परिसीमा का आधा जहां पड़ता है मध्य बिंदु, मिड पॉइंट। तो किसी भी गोली दर्पण के मध्य बिंदु को देखिए, इधर से आधा और इधर से आधा,
जहां इसका मध्य बिंदु पड़ता है उसी को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, अंग्रेजी में पोल बोलते हैं। पोल माने ध्रुव होता है, इसलिए इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया दर्पण का ध्रुव। हिंदी में भी हम यहाँ लिख रहे हैं दर्पण का ध्रुव, यानी किसी भी गोली दर्पण के मध्य बिंदु को, इस गोली दर्पण का जहां आधा पड़ता है, मध्य बिंदु जहां पड़ता है उसी को कहते हैं दर्पण का ध्रुव। तीसरी बात इसमें जानना है, दर्पण का वक्रता केंद्र। दर्पण का वक्रता केंद्र, आइए इसे देखते हैं। तो देखिए, जिस कांच के खोखले गोले को हमने काटा था, यहाँ पे गोला था तो इसका केंद्र रहा होगा, उसी केंद्र पर ही हम इसे काटते हैं। तो जब इसे केंद्र में ऐसे काटेंगे, इसके दो भाग आपके अलग अलग हुए थे, नहीं हुए थे, ऐसे अलग हुए थे, लेकिन सेंटर तो वही होगा जो इनका पहले गोले का था, वही सेंटर से काटा गया है। अभी इसे दोनों को मिला दें फिर सेंटर वही आ जाएगा। तो ये गोली दर्पण इसी कांच के खोखले गोले को ही काट के बनाया गया था। तो जिस कांच के खोखले गोले को काट के बनाया गया था ये, उसका कहीं कहीं केंद्र रहा होगा, उसी केंद्र को ही इस गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, गोलाई वाला पार्ट इधर है, तो अनुमान आप लगाएंगे कि वक्रता केंद्र यही मध्य में हो सकता है। इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया इसका वक्रता केंद्र, जो कि आपको पहचानना कि ये होता कहां पर है। जिधर गोलाई वाला पार्ट ये होता है गोली पृष्ठ का, उधर ये वक्रता केंद्र पड़ता है, ठीक सेंटर मध्य में होता है। ये हो गया C। अब आता है चौथी बात, इसमें है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष देखिए, वक्रता केंद्र C और ध्रुव P से होकर जाने वाली सरल रेखा थी। देखिए, इस सीधी सरल रेखा का नाम ही क्या है, मुख्य अक्ष। सरल परिभाषा इसकी है कि वक्रता केंद्र C और ध्रुव P से होकर जाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे मुख्य अक्ष इसलिए कहा जाता है कि गोली दर्पण की सारी क्रियाएं इसी अक्ष पर होती है, इसीलिए इसे मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। अब इसमें अगला है 5वां नंबर, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या जिसे पहचानना बस आपको है। तो वक्रता केंद्र C और ध्रुव P, यानी वक्रता केंद्र C जहां है और ध्रुव जहां P है, इसके बीच की जितनी डिस्टेंस होती है, सरल रेखीय दूरी होती है, उसी को वक्रता त्रिज्या R कहते हैं। वैसे सामान्य भाषा में त्रिज्या यहाँ लिखा गया है और त्रिज्या को रेडियस कहते हैं। आप वैसे R से भी जान सकते हैं। और चूंकि गोला को काट के बनाया गया है, तो गोले में त्रिज्या होती है, इसलिए गोली पृष्ठ में उसी को हम वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। अगला इसमें 6वां है फोकस दूरी। फोकस दूरी, इसे भी पहचान लीजिए। तो देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर अगर इसमें कोई किरण चलती है, किसी भी गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण चलती है, वो परावर्तन के पश्चात जब ये लौटेगी तो मुख्य अक्ष को कहीं न कहीं से काटते हुए जाएगी अथवा जाती हुई प्रतीत होगी उत्तल दर्पण में। तो देखिए, ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण गोली दर्पण से, क्योंकि पीछे पॉलिश किया गया है, जब ये परावर्तित होगी तो ये वापस लौटेगी, मुख्य अक्ष वाली लाइन को कहीं न कहीं काटेगी, और जहां पर काटेगी उसी को हम फोकस F कहते हैं। तो देखिए, संकेत में आपको यहाँ दिखाया गया कि यही काट रहे तो यही फोकस F हो जाएगा। अब अगली बात इसमें है 7वीं बात, फोकस दूरी। फोकस दूरी, बस थोड़ा सा जानना है इसमें आपको कि फोकस F से लेकर के P के बीच की दूरी, यानी आपने अभी तक देखा कि सभी दूरियां ध्रुव से ही नापी जा रही है, क्योंकि ध्रुव मध्य में होता है, ध्रुव के सापेक्ष ही सारी डिस्टेंस इसमें क्लियर की जाती है। तो ध्रुव P से फोकस F के बीच की जो इतनी दूरी दिखाई दे रही है, यही आपका कहलाता है फोकस दूरी। क्योंकि हमेशा दूरियों को स्मॉल से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए फोकस दूरी यहाँ लिखेंगे स्मॉल f। क्या आपने देखा कि फोकस दूरी F से P के जो बीच की दूरी है, वही कहलाती है आपकी फोकस दूरी। तो अब ये था आपके सामने गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, जिसमें आपने विभिन्न बातों को देखा और भली भांति संकेतों को समझा। नोट्स में भी क्रिया संकेत सब लिखे गए। आज का वीडियो हम यहीं रोकते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित सारी बातें हम आपको समझाएंगे। धन्यवाद।